नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब गिनती के दिन रह गए हैं। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पार्टी का संकल्प जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तीसरी टर्म की सरकार के लिए भी नए लक्ष्य गिनाए। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक राष्ट्रीय चुनाव, सम्मान नागरिकता संहिता कानून, जीरो बिजली और 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें, बीजेपी के संकल्प पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए पार्टी ने पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने कई बैठकों के बाद संकल्प पत्र का अंतिम रूप दिया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र प्रधान अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित कुल 27 नेता इस समिति के सदस्य बने। हरिद्वार में मुख्यमंत्री योगी का आज दौरा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। जहां पर सबसे पहले वो पौड़ी पहुंचे और भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट में भी वो पहुंचे और जिसके बाद टिहरी लोकसभा सीट के लिए भी वो यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और अपने संबोधन में एक बार फिर से वो अपने जो चिरपरिचित अंदाज है उसमें वो दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कानून को नहीं मानेगा वो दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने जो भाजपा की केंद्र सरकार है उसकी उपलब्धियों को गिनाया। किसानों का मामला हो, चाहे जो सैनिक हैं उनके सम्मान की बात हो, इन्हीं सभी मुद्दों को उन्होंने उठाया और लोगों से जनता के बीच से ये मांग की कि वो 5 सीट हैं उत्तराखंड की वो भाजपा की झोली में जरूर दें। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। पीलीभीत पे सीएम पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ दौरा रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। पीलीभीत में आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा था, जिसको लेकर के उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जतिन प्रसाद के समर्थन में वोट मांगे और भारी जीत की मांग की है। पूरनपुर में पधारे सीएम धामी ने जतिन प्रसाद के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने भारत के लिए बहुत कुछ किया। एक इलेक्ट्रॉनिक जो है इंडिया बनाई, डिजिटल इंडिया बनाई और भ्रष्टाचार को खत्म किया। आपको बता दें, और ये सब कहते हुए अखिलेश यादव व विपक्ष पार्टियों पे निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव की जो सपा सरकार थी गुंडा माफिया राज थी और उसमें घोटालेबाजी ज्यादा हुआ करते थे। और जिसको लेकर के उन्होंने ये भी बताया है कि जो अखिलेश यादव के द्वारा दंगाइयों को जगह दी जाती थी और जिसके समर्थन में अब जो जतिन प्रसाद के समर्थन में आए वोट मांगे। उन्होंने कहा है कि अब अगर तीसरी बार मोदी की सरकार बनती है तो पीलीभीत को एकदम डिजिटल तरीके से बना दिया जाएगा। और ये कहते हुए कहा की बार 400 पार का नारा करते हुए कहा कि तीसरी बार भी मोदी सरकार को बनाए। पीलीभीत से हमारी यही उम्मीद है। देखते रहे इंडिया वॉइस। बसपा सुप्रीमो मायावती का आज मुजफ्फरनगर दौरा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। लोकसभा का चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान कर चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर चुनावी रैली का आगाज कर लिया है। आज उनकी सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में चुनावी रैली हुई, जिसमें बसपा प्रमुख मायावती ने बसपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील भी किया और साथ ही साथ बीजेपी और सपा पर जमकर हमला भी बोला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर चुनावी रैली का आगाज करने के बाद बसपा प्रमुख मायावती 23 अप्रैल तक लगातार और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती मेरठ जिले का भी दौरा कर वहां चुनावी सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। फिलहाल जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी रैलियों का आगाज कर दिया है और लगातार उनके निशाने पर
एक तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव है तो दूसरी तरफ बीजेपी। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ चुनावी ताल ठोक रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी मजबूती के साथ अपनी चाल चल रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती अपने प्रत्याशियों के जीत का दम भर रही है और चुनावी रैली का अब हिस्सा बनना शुरू हो गई है, ऐसे में लोकसभा चुनाव के परिणाम की तस्वीर क्या होती है यह समय ही बताएगा। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं सियासत गर्म हो गई है और लोकसभा चुनाव काफ़ी रोमांचक भी हो चला है। कैमरा पर्सन रामाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वहीं हरदोई पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। आज हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने मीडिया वॉलंटियरों को किया संबोधित। आपको बता दें कि उनका जो टाइमिंग थी, हालांकि वो 1 घंटे लेट पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल उनके लिए लोग वहां पर उनको देखने के लिए उतावले बने रहे। हालांकि उन्होंने मीडिया वॉलंटियर को के बाद में वहां पे उन्होंने अपनी हरदोई जो गृह जनपद के वो रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी हरदोई की भाषा से अपने ही लोगों को वहां संबोधित किया और बताया है कि देखिए कि हम हरदोई के ही रहने वाले हैं, आपके घर के, और आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं। हालांकि उन्होंने हर तरीके से ये प्रयास किया है कि जो यहाँ लोकसभा से 31 लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश रावत, उनको जिताने के लिए उन्होंने वोट की अपील भी की है और ये भी कहा जमकर उन्होंने विपक्ष को निशाना भी साधा है। उसमें कहा गठबंधन की सरकार जो है गुंडों की सरकार है। उन्होंने लगातार इस चीज पे निशाना साधते रहे। अब देखना ये होगा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, हरदोई से जयप्रकाश रावत की सीट निकलती है या फिर गठबंधन की सीट उषा वर्मा जीतती हैं। देखने की बात ये होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। बरेली में आंवला से बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली के बिगड़े बोल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। बरेली के आंवला लोकसभा सीट से प्रत्याशी बसपा के प्रत्याशी आबिद अली ने विवादित बयान दिया। एक सभा को संबोधित करते हुए आबिद अली ने बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने धर्मेंद्र कश्यप जो आंवला के 2 बार के सांसद हैं, इस बार बीजेपी ने उन पर दाव लगाया है, उनके खिलाफ काफ़ी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करा। उन्होंने ये कहा कि आपकी भाषा ऐसी लगती है। धर्मेंद्र कश्यप के लिए कहा कि आप किस खानदान के हो, उनके खानदान के बारे में बात कही। वही उन्होंने कहा कि आपकी नसबंदी भी करवा देंगे, हम किसी को लेकर आए हैं अपने साथ, तो इसको लेकर वो काफ़ी विवादों में है। यहीं पे नहीं, काफ़ी उन्होंने उनको काफ़ी अटैक करा। यहीं तो धर्मेंद्र कश्यप से ये भी कह दिया कि वो वर्तमान में आंवला के चेयरमैन है और उनकी औकात नहीं है धर्मेंद्र कश्यप की, वो उनकी बिना इजाज़त के आंवला में घुसे। उन्होंने विकास ना करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आंवला से लेकर पूरे क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करा जितना हमने काम करा। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पे भी काफ़ी जोरदार हमला करा। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा जब उनके साथ गठबंधन था बसपा का तो वो उनकी बुआ थी, वही बसपा पे अब वो आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी की टीम है। अखिलेश यादव पे उन्होंने ये भी आरोप लगाए, उन्होंने रामपुर और मुरादाबाद के जो प्रत्याशी खड़े करे हैं वो आरएसएस के कहने पे खड़े करे हैं। उन्होंने कहा है कि जो वर्तमान में सांसद था मुरादाबाद के एसटी हसन, उनका टिकट काट के एक कमजोर प्रत्याशी को बनाया है। वहीं उन्होंने कहा अखिलेश यादव केवल 5 से 6 सीटें जो अपने परिवार की हैं उनको देखते हैं, बाकी पूरा छल करते हैं, बाकी वो किसी से कोई मतलब नहीं है और मुसलमानों को हर पार्टी ने छला है। वहीं उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अगर पूरी तरह से मुसलमान और दलित के हितैषी हैं, वो आंवला से अपना जो प्रत्याशी है, जो सपा गठबंधन का प्रत्याशी है, वो उस प्रत्याशियों को वहाँ से नामांकन उनका वापस लें, वो उनको नहीं खड़ा करे तो वो ये सीट जीत के उनको दिखाएंगे, आंवला से सीट दिखाएंगे। वहीं उन्होंने धर्मेंद्र कश्यप पर काफ़ी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करा। इंडिया वॉइस के लिए सनी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। समाजवादी पार्टी ने आज 7 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी किया है। इस सूची के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं एनडीए के प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ाई है। वहीं सपा के बागियों की कार्ड भी इस सूची में दिखाई दे रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव
द्वारा जारी 7 प्रत्याशियों की सूची की बात करें तो जौनपुर से जनाधिकार पार्टी के प्रमुख बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बाबू सिंह कुशवाहा और भर जाति की राजनीति लगातार करते चले आ रहे हैं और यह बसपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में पूर्वांचल में इनका काफ़ी दबदबा माना जाता है। वहीं संत कबीर नगर सीट से पूर्व मंत्री पप्पू निषाद को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर संजय निषाद यानी कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे परवीन निषाद चुनावी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन पप्पू निषाद के चुनाव मैदान में उतरने से कहीं न कहीं संजय निषाद के बेटे की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही। वहीं डुमरियागंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जगदम्बिका पाल जो सिटिंग सांसद हैं उनके सामने पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। फूलपुर और मिर्जापुर श्रावस्ती भी सीट पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रत्याशियों के चयन और टिकट को लेकर अंतरकलह और कंफ्यूजन चल रही है, इस लिस्ट में भी कंफ्यूजन और अंतरकलह की स्थिति दिखाई दे रही है। मिर्जापुर बाजार सीट पर जिस तरह से प्रत्याशी उतारा गया है उसका भी विरोध हो सकता है। बहरहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह सूची जारी कर एनडीए और बागी सपा के जो बागी नेता थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर पल्लवी पटेल जैसे नेताओं की कार्ड भी इसमें शामिल है, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा का पूर्वांचल की राजनीति में अहम योगदान रहता है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस तरह से जो सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं इसका क्या फ़ायदा मिलता है, क्या यह प्रत्याशी जीत का परचम लहरा पाएंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने जनसभा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव आज शहर के रामलीला मैदान ग्राउंड पहुंची, जहां एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिया गया है, मोदी की गारंटी पूर्ण रूप से विफल साबित हो रही है। क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे पाई सरकार? क्या किसानों की आय दुगनी कर पाई सरकार? क्या महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने में सही साबित हो पाई सरकार? सभी वादे सरकार के विफल साबित हो रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा है कि जो भी गारंटी की बात कर रहे हैं उनकी गारंटी पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में विफल साबित हो रही है। अब देखना यह है कि उनकी जो घोषणा पत्र में जो बातें रखी गई हैं, जिन मांगों को रखा गया है, उन पर कितना खरा उतरने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने जयवीर सिंह के बयान पर पलटवार भी किया है। जयवीर सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी चाहे तो किसी भेड़ बकरी को भी प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी की मैनपुरी लोकसभा सीट की प्रत्याशी बना सकती है। उस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा है, अपना चुनाव पर ध्यान दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वोट मांगे, जिससे वह अन्य तरीके की टिप्पणी बिल्कुल भी ना करें। अपने चुनाव पर ध्यान दें, जिस पर उनको आगे भी जीतना है और लड़ना है चुनाव। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। आप सांसद संजय सिंह ने की कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आप नेता संजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष वो हम सभी के लिए काफ़ी मददगार है, इसलिए मैं जेल से बाहर आने के बाद उनसे मिलना चाहता था और हमने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की। सत्ता में बैठी बीजेपी पार्टी द्वारा जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की चर्चा भी की। मैंने उन्हें यही बताया कि किस तरीके से जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। मैंने उनके सामने न्यूनतम कार्यक्रम साझा रखा, जिसे आने वाले चुनाव में
हम जनता के सामने लेकर जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कपिल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं रामपुर में अपना दल एस ने नवाबजादा हैदर अली खान को 6 साल के लिए किया निष्कासित। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर। रामपुर में अपना दल एस पार्टी के नेता हमजा मियां को अपना दल एस पार्टी ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। आपको बताते चलें कि हमजा मियां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी के चुनाव प्रचार के दौरान एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसके चलते अपना दल एस पार्टी ने हमजा मियां को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। वहीं शफीक अहमद अंसारी के द्वारा बताया गया, जो स्वाट टांडा सीट से अपना दल के विधायक हैं, कि इनकी जो संलिप्तता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी के साथ दिख रही थी, जिसके चलते नवाबजादा हैदर अली खान और हमजा मियां को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर सच साबित हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मौसम बदलने की संभावना जताई थी, जिसमें कहा गया था 4000 फीट से ऊंचाई के जो स्थान होंगे वहां पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर उन्होंने हल्की बारिश की बात कही थी। और ये पिछले 24 घंटे से लेकर जो 48 घंटे का जो पूर्वानुमान दिया था, उसमें कहा गया था कि उत्तराखंड के ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश होगी, और वही देखने को मिल रहा है। सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए थे, लेकिन दोपहर बाद से ही ये मौसम बदलना शुरू हो गया और हल्की हल्की बारिश के साथ जो मौसम का मिजाज था वो बदल चुका है। इस बारिश के चलते कह सकते हैं कि तापमान में भी गिरावट आएगी, लोगों को गर्मी और उमस से भी काफी राहत मिलती नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान उत्तराखंड में मौसम सुहाना कर गया, जिससे उत्तराखंड में पर्यटकों के आने का सिलसिला और बढ़ता नजर आएगा। कैमरामैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। अमेठी में दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार पलायन करने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता संजय कुमार। दबंगों से परेशान होकर घर से पलायन करने का एक मामला सामने आया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेठी के जामो थाना अंतर्गत शिवपुर घाटमपुर का है, जहां एक परिवार ने दबंगों से परेशान होकर अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया है, जिस पोस्टर में लिखा है कि दबंगों द्वारा परेशान होकर हम अपना घर पलायन कर रहे हैं, अमेठी छोड़ने को मजबूर है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि आलू, मटर और सरसों जैसी तमाम चीज़ें दबंग जो है वो हमारे खेत से उठा ले गए हैं, अब गेहूं काटने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लिखकर उन्होंने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। उसके बाद जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेठी पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है, और अमेठी पुलिस ने बताया है कि दोनों सगे भाई हैं और सगे भाइयों के बीच आपसी बंटवारे का विवाद है, जिसको लेकर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। रायबरेली में चोरी के शक में दी गई तालिबानी सजा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली में एक युवक को तालिबानी सजा दिए जाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि रायबरेली जिले के डी थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल देखा गया और आनन फानन पुलिस ने मामले से बचने के लिए मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पूरे मामले से अपना पीछा छुड़ा लिया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये तालिबानी देने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो ऐसी सजा देने का किस कानून में लोगों को हक है, ऐसे भी सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब खड़े हो रहे हैं। यानी कि आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी रायबरेली की पुलिस का इकबाल बिल्कुल भी नहीं है और दबंगों का किस तरह से इकबाल बुलंद देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह के सवाल लोगों के बीच में खड़े हो रहे हैं। बता दें कि रायबरेली जिले के डी थाना इलाके के मंझलवा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। 16,000 की चोरी के आरोप के शक में 3 लोगों द्वारा एक 16 वर्षीय युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की गई। बता दें कि जिस तरह से युवक को तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उसको तालिबानी सजा दी जा रही, उसका हाथ बांधकर पेड़ में उसको मारा पीटा जा रहा है और उसने किसी तरह से अपने जान बचाने के लिए नहर में कूद गया, और जिसके बाद उसके परिजनों को जानकारी हुई तो परिजन वहां पर पहुंचे और पूरे मामले से कहीं न कहीं
बीच बचाव किया और तब किसी तरह से युवक भागकर अपनी जान बचा पाया। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक रायबरेली पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का बयान नहीं जारी किया गया है और कह सकते हैं कि रायबरेली पुलिस पूरी तरह से बचती हुई अपने आप को देख रही है। लेकिन जो लोगों के बीच के सवाल है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद सवाल खड़ा होना तो लाजमी है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले से बचने के लिए रायबरेली पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा मामूली धाराओं में पंजीकृत करते हुए अपना पीछा छुड़ा लिया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो वहीं लखनऊ में चारबाग के होटल बालाजी ग्रैंड में भीषण आग लग गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। बालाजी ग्रैंड होटल में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आग लगने से जो आसपास के होटल थे या आसपास के लोग थे वहां पे अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं इसकी सूचना जैसी फायर ब्रिगेड को पहुंची, फायर ब्रिगेड की तत्काल रूप से हजरतगंज स्टेशन से 2 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने पहुंचते ही आग पर काबू पा लिया। वहीं आपको बता दें कि होटल के ऊपर तल में फंसे कुछ व्यक्तियों को भी वहां पे जो अग्निशम के कर्मचारी थे उन लोगों ने अपनी सूझबूझ के साथ उनको बाहर निकाल लिया है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। वहीं मौके पे जो फायर चीफ ऑफिसर हैं, मुख्य अग्निशम अधिकारी हैं, वो भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरे होटल का भ्रमण किया और वहां पे जांच की तो पता चला कि जो होटल के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर जो किचन था, किचन के अंदर शॉर्ट सर्किट से चिमनी के द्वारा वहां पे आग लगी है। फिलहाल मौके पे जो स्थिति थी वो शांतिपूर्ण है और फिलहाल किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।